राम कथा की सीरीज में अभी तक हमने अयोध्या कांड में जाना कि राम, सीता, लक्ष्मण बहुत दूर चित्रकूट तक पहुंच गए हैं, क्योंकि कोई दूसरे लोग वहां तक ना पहुंच पाए जितना दूर अयोध्या और कौशल से हो सकता है। भरत उनको मनाने के लिए पूरी सेना, पूरी अयोध्या वासियों के साथ पहुंचे। बहुत कोशिश की, मिन्नती की, आर्गू किया, डिबेट किया, उसके बाद भी राम मानने को तैयार नहीं हुए। तो फिर भरत ने उनके सामने एक कंडीशन रखा कि मैं भी राजा नहीं बनूंगा। तो आपके जो सैंडल है वो दोनों उनसे पहना कर ले गए। बोले सिंहासन पर यही दोनों रहेंगे, यही राज करेंगे। तो भरत वापस आते हैं, फिर अयोध्या राजमहल में रानी और बाकी सबको छोड़ करके वो महल से बाहर दूर अयोध्या से एक छोटा सा जंगल के पास गांव है। उसी जंगल में जो अयोध्या के क्लोज है, वहीं पर बिल्कुल राम जैसे कपड़े पहन रखे हैं, पेड़ों की जो बार्क है या जानवरों की जो छाल है, उसी तरह कपड़े पहनकर, बालों को जटा करके, वही फल मूल खा करके एक कुटिया में रहने लगे। और जो भी लोग राजकाज के लिए वहां आते थे, तो सिंहासन पर रखा होता था वो सैंडल खड़ाऊ, वो नीचे बैठते थे। और सभी लोगों को यह इंस्ट्रक्शन था कि जो बात करे, इवन जो उनकी फेस हो, जो आई हो, वो आई कांटेक्ट थ्रोन पर हो, सिंहासन पर, न कि मेरे ऊपर हो। पर वो एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ किंग वो प्रॉब्लम को या जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या करते थे भरत। इस तरह अयोध्या की जो प्रॉब्लम था उसकी वो एक तरह की सॉल्व हुआ। अब अरण्य कांड का मतलब कि नाउ बुक ऑफ फॉरेस्ट। अब जो कुछ घटनाएं या इंसिडेंट्स होंगी, अब वो सब जंगल की बातें होंगी। राम के भरत के चले जाने के बाद राम को लगा अब ये जगह भी सेफ नहीं है, क्योंकि जब भरत और इतने सारे लोगों ने ये जगह देख लिया है, तब वो बार बार आएंगे तो मिलेंगे। तो इससे बेटर है कि हम और अंदर जंगल में जाएं, इतना अंदर जाएं कि लोग वहां पहुंच ना पाए और उनको पता ना चले, अननोन जगह पर चलते हैं। और राम, लक्ष्मण और सीता को लेकर और गहरे जो डेंस फॉरेस्ट के अंदर जाने लगे, यही सोच के साथ कि जो अयोध्या के या कौशल के जो लोग हैं वो हमें ढूंढ ना पाए, क्योंकि बार बार आते हैं, समझाते हैं। और जो मेरी प्रॉमिस था कि मैं एक तपस्वी के रूप में रहूंगा, किसी इंसान से इंसान की तरह लाइफ नहीं जीऊंगा, ना उनसे मिलूंगा, ना उनका खाना खाऊंगा, वो बार बार वो टूटेगा। तो इसीलिए वो और घने अंधकार में घने जंगल के अंदर जाने लगे। पर बात है कि प्राचीन काल में जितने आप घने जंगल में जाते हैं तो वाइल्ड एनिमल्स तो होते ही होते हैं, और एक चीज होते हैं, वो है ऋषि मुनि लोग, तपस्वी लोग, जिनको साधना करनी होती है सॉलिट्यूड में, अकेले में। वो भी इसी तरह के डेंस फॉरेस्ट में ही मिलते हैं। तो जब वो जाते रहते हैं रास्ते में, उनको ऋषियों के आश्रम भी मिलते हैं। और जब आश्रम है तो चारों तरफ पेड़ पौधे, जो पशु पक्षी है जो आश्रम के आसपास घूमने फिरने वाले, वहाँ वो होते हैं। तो जहां शाम होती है तो आसपास के किसी आश्रम में रुकते हैं। तो ऋषि और आश्रम में रहने वाले जो तपस्वी हैं उनको वो वेलकम करते हैं, उनके साथ डिस्कशन होता है, ज्ञान की चर्चा होती है, ज्ञान लेते हैं। इस तरह वो आगे बढ़ते हैं। और आगे जाकर अगस्त्य मुनि नामक एक ऋषि का आश्रम आता है। अगस्त्य मुनि आश्रम में पहुंच करके मुनि जी उनको बातचीत होती है। राम उनसे पूछते हैं कि कोई ऐसा जगह सजेस्ट करिए कि हम जाएं और जहां आम लोग ना पहुंच पाए।
जैसे चित्रकूट के लिए ऋषि भरद्वाज ने उनको सजेस्ट किया था। अब चित्रकूट तो एक्सपोज्ड हो चुका है, पर कोई ऐसी जगह बताएं, एक तो साथ में सीता होने से थोड़ी सी ये भी सेफ जगह चाहिए, और पर दूर भी होना चाहिए। तो अगस्त्य मुनि ने फिर उनको सजेस्ट किया कि यहाँ से कुछ दूरी पर पंचवटी नामक जगह है, और उस पंचवटी आप जाओ, बड़ा खूबसूरत जगह है, बहुत दूर है, अयोध्या से भी काफी दूर है, अभी आपको मैप दिखाएंगे। तो सवाल ही नहीं उठता है कि कोई कौशल या अयोध्या के व्यक्ति वहां पहुंच पाए। जंगल के बीच में भी है और बड़ा खूबसूरत भी है, वहां आसपास कुछ तपस्वी भी तपस्या करते हैं, तो परफेक्टली आपके लिए सही जगह होगा। तो अगस्त्य मुनि की सजेशन पर राम लक्ष्मण सीता फिर जंगलों में, पहाड़, जंगल, नदी, नाले, झरना आदियों को पार करते करते, और बीच बीच में ऋषियों के आश्रम, इन सबको पार करते करते पंचवटी में पहुंचते हैं। पंचवटी समझना है आप, ये मैप तो हो सकता है ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता। ये अयोध्या उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं, वहां से प्रयाग, प्रयाग से चित्रकूट जो मध्य प्रदेश में, वहां से सीधा पंचवटी यहाँ पड़ता है, जो जो आज के महाराष्ट्र में नासिक में है। ये जो पूरा हल्की सी ग्रीन एरिया आपको दिखता है बीच में, ये मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल, झारखंड, आंध्रा, महाराष्ट्र, कर्नाटक की थोड़ी सी हिस्सा, ये हजारों हजारों किलोमीटर के एरिया है दंडकारण्य। इसी दंडकारण्य में ही चित्रकूट है, जो मध्य प्रदेश और यूपी के बॉर्डर पर पड़ता है। पंचवटी नासिक में, जो आजकल के महाराष्ट्र में। इनमें कितने 100 किलोमीटर्स की दूरी है। तो ये है पंचवटी। तो पंचवटी में पहुंचते हैं। अब फाइनल होता है कि यहीं पर हम अपनी परमानेंट डेरा डालेंगे। यहीं हमने जितने भी साल के लिए, 14 साल के लिए जो है, यहीं पर हम अपना एक झोपड़ी बना के रहेंगे। तो जब वहां पहुंचते हैं तो ततः पंच, मैं वाल्मीकि रामायण को कोट कर रहा हूं, ततः पंचवटीम गत्वा नाना व्याल मृगायुताम उवाच भ्रातरम राम सौमित्रिम दीप्त तेजसम आगतास्म यथोदिष्ट ममुम देशम महर्षिणा अयम पंचवटी देश सौम्य पुष्पित पादपः। वाइल्ड एनिमल से, जंगलों, पेड़ पौधों से भरा हुआ पंचवटी में पहुंच करके राम ने लक्ष्मण से कहा कि देखो, हमने सही जगह पहुंच गए, ये जगह हमारी तपस्या के लिए, हमारे रहने के लिए बहुत अच्छा जगह है, फल फूलों से भी भरा हुआ है। ऐसा करो, सर्वतश्चार्यताम दृष्टि कानने निपुणो ह्यसि आश्रम कतरस्मिन्नो देशे भवति सम्मतः। ये लक्ष्मण, तुम भी एक बार चारों तरफ देख लो, कौन सा जगह सुइटेबल है जहां हम अपना हर्मिटेज या अपने कॉटेज, कुटिया बना सकें। और क्योंकि तुम इन सब चीजों में माहिर हो तो ध्यान रखना, पर एक कंडीशन है, रमते यत्र वै देहि त्वमहं चैव लक्ष्मण तादृशो दृश्यताम देश सन्निकृष्ट जलाशय। दो तीन चीजें ध्यान रखना। एक तो वैदेही, सीता को अच्छा लगना चाहिए घर, पहली कंडीशन है। दूसरा कंडीशन है, आसपास में कोई पानी की जगह हो, जहां पानी पीने के लिए, नहाने के लिए या दूसरे यूज के लिए हो सके। वनमारण्यकम यत्र स्थलमामर स्थलरामण्यकम तथा सन्निकृष्टम च यत्र स्यात् सम्मित पुष्प कुशोदकम। और दो तीन चीजें वहां होनी चाहिए, चारों तरफ से फूल फलों का भी पौधा, पेड़ पौधे हो, जहां कुशा घास हो, क्योंकि वो कुशा घास से रोज यज्ञ करना होता है और वो कुशा घास को बिछा करके सोना होता है।
पर्णशालां सुविपलां तत्र संखात मृत्तिकां सुस्तंभां मस्कारैर्दीर्घै कृतवंशां सुशोभिनां शमिशाखाभिरास्तीर्य दृढ़पाशावपाशितां कृशकाशशरै पर्णै सुपरिच्छादितां तथा। जब राम ने लक्ष्मण से कहा तो लक्ष्मण ने अच्छी तरह ध्यान दिया, एक जगह को चूज किया और वहां जाकर के कुछ बांस समझते, बैम्बो, पहले बाम्बो ट्री को काट के लाए। कुछ ऐसी क्रीपर लताएं हैं जिनको गांठ बांधने के लिए यूज हो सकता है, और अच्छी तरह जमीन को खोद के बांस को डाला जो कुटिया बनाने के लिए होती है, और उसके ऊपर शमी नामक एक पेड़ है, उसकी जो पत्ते, घास फूस ये सब डाल के उसमें डालने लगे और एक बढ़िया सा कुटिया बनाने लगे। समीकृत तलाम रम्याम चकार लघु विक्रम निवासम राघवस्यार्थे प्रेक्षणीय मनोत्तमम। जमीन को लेप करके बराबर कराया, फ्लोर को सही बनाया और इस तरह एक बड़ा ही खूबसूरत कुटिया बनाया जहां राम और सीता रह सकें। लक्ष्मण तो हमेशा जगे रहते थे, वो बाहर ही सोते थे उनको ध्यान रखने के लिए। अब पंचवटी में परमानेंट सेटलमेंट, परमानेंट मतलब आगे जितना भी टाइम जंगल में रहना है उसके लिए खूबसूरत सी कटेज बन गया। पास में जलाशय भी, पौंड भी है और गोदावरी नदी भी ज्यादा दूर नहीं है। सब तरह से बहुत सुंदर है। सीता को भी खूब आनंद आता है। अब सीता भी अपना रोज घूमने फिरने राम के साथ घूमते फिरते हैं, जंगल को एंजॉय करते हैं। लक्ष्मण अपना जो जो भाई और भाभी की सेवा करना है पूरी तरह सेवा करते हैं। इस तरह बड़े खुशी से जीवन गुजरता है। पर प्रॉब्लम है कि लाइफ में खुशी तो परमानेंट होता नहीं है, वैसा हम शास्त्रों में पढ़ते हैं। सुख दुख, अच्छा बुरा, इट्स ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। अगर 1-2 साल आपकी खुशी से बीत गई तो थोड़े सावधान हो जाइए, कुछ छोटी मोटी कुछ हो सकता है, तो बी रेडी, है ना। तो अब सिचुएशन अब चेंज होगा। वाल्मीकि ऋषि तो लक्ष्य वर्णन करते हैं कि अब शरत ऑटम सीजन आ गया। चारों तरफ जंगल में भी तो ऑटम सीजन आता है तो पेड़ पौधे खिलने लगते हैं, पतझड़ हो जाते हैं, खूबसूरत फूल खिलने लग जाते हैं। इन सब का वर्णन है। प्रॉब्लम है कि उस पंचवटी का जो एरिया है वो जिस एरिया में पड़ता है उसका दूसरा नाम है जनस्थान। ये जनस्थान एक कॉलोनी है। कॉलोनी समझते हैं, जैसे भारत कभी ब्रिटिश कॉलोनी थी, ऐसे दुनिया में बहुत सारे देश कभी किसी कोई फ्रेंच की किसी किसी की कॉलोनी होती थी। ये कॉलोनाइजेशन ह्यूमन नेचर है, जो भी पावरफुल होता है, जो भी स्ट्रांग होता है वो कॉलोनी बनाता है। इसी तरह भारत की जो मेनलैंड भारत की वो सेंट्रल एरिया का बहुत बड़ा हिस्सा कॉलोनी थी। किसकी? उस समय लंका नामक आइलैंड में, मतलब आप जानते हैं तब भी मैं डिलिबरेटली बोलता हूँ, मतलब लंका नामक आइलैंड के एक बहुत बड़े सुपर पावर राजा रावण, उसकी बहुत बड़ी कॉलोनी वहां थी और 14,000 से ज्यादा उसकी आर्मी वहां थी। और उस आर्मी को हेड करने के लिए उसके 2 काजन भाई खर और दूषण वहां थे। उसकी बहन शूर्पणखा वहां की हेड थी। और उनका काम क्या था? जो कॉलोनाइज करते हैं उनका काम क्या होता है? परेशान करो, टैक्स जबरदस्ती वसूलो, है ना, लोगों को अपनी लाइफ ढंग से जीने मत जो, उनकी रिलीजियस कल्चरल चीजों को डिस्ट्रॉय करो, अपने लोगों को टेरराइज करो, अब अपना रूल एस्टैब्लिश करो और जो वहां अच्छी चीजें मिले उसको अपने देश में इंपोर्ट कर ले जाओ। तो आज भी यही होता है। ये कोई नई चीजें नहीं जब यूरोपियन लोग सारे दुनिया में कॉलोनाइज करते हैं। ये एक
ह्यूमन नेचर है जो एक्सट्रीमली पावरफुल होता है। जब हम लंका कांड में पढ़ेंगे लंका कितना प्रॉस्परस था, और हम लंका में ये भी पढ़ेंगे, लंका कांड जब रावण की चर्चा आएगी, वो सिर्फ प्रॉस्पेरिटी से भरी हुई नहीं थी, वहां मोस्ट एजुकेटेड लोग भी वहीं रहते थे। वो राक्षस एक रेस का नाम है जो एक्सट्रीमली एजुकेटेड, प्रॉस्परस, टैलेंटेड, लंका फुल ऑफ आर्ट, कल्चर, साइंस, टेक्नोलॉजी से भरा हुआ था। जब रावण सुबह उठता था, आपको पता है वो उठने के लिए क्या होती थी? तो ब्रह्म राक्षस, मतलब जो राक्षसों में जो ब्राह्मण है वेद पाठ करते थे, तब वो उठा करता था। मतलब ज्ञान यज्ञ रोज करता था, संध्या करता था। मतलब कल्चरली, एकेडमिकली, आर्ट क्राफ्ट, हर चीज से वो बेस्ट होता है। पर प्रॉब्लम उसी के साथ होता है, जो एक्सट्रीमली प्रॉस्परस होते हैं, एकेडमिकली बहुत एडवांस्ड होते हैं, वही दुनिया को मैनिपुलेट करते हैं, वही अपना रूल थोपते हैं कमजोर लोगों पर। तो जनस्थान नामक जगह उसी दंडकारण्य में, जहां पर रावण की कॉलोनी थी, और उस कॉलोनी में उनकी जो बहन शूर्पणखा, तो वो वहां रहा करती थी, और घूमते फिरते वैसे घूमती फिरती रहती थी। और एक दिन राम लक्ष्मण सीता अपनी गोदावरी नदी में नहा धो करके आए, अपना जो भी संध्या हवन वगैरह करने के बाद राम और सीता दोनों अपने कुटिया के बाहर बैठ के गपशप लड़ा रहे हैं। और करना क्या है, जंगल में रहना है ना, खाओ पियो घूमो, थोड़े यज्ञ संध्या हवन कर लो। भाई आप जहां भी जाओ एंजॉय करना सीखना चाहिए। तो वो भी राम सीता भी खूब लाइफ को एंजॉय कर रहे थे, लक्ष्मण अपने काम धंधा जो भी काम करते थे। तभी ये मैडम शूर्पणखा घूमते फिरते, तो उनका नजर पड़ा कि ये बड़े हट्टे कट्टे नौजवान, ये राम है, ये लक्ष्मण है, ये दोनों बड़े हीरो जैसे दिखते हैं, तो इनमें से किसी को मुझे चाहिए। अगेन आई एम सेइंग, ये जो लंका का कल्चर जब हम डिस्कशन करेंगे मॉडर्न डे में, अगर आप इसको कंपेयर करना चाहिए, इट्स एब्सोल्युटली वेस्टर्न। जो भी वेस्टर्न वर्ल्ड है, वेस्टर्न माइंडसेट है, वेस्टर्न कल्चर है, वेस्टर्न साइक है, वो सब लंका में हमें मिलता था। उसमें एक चीज भी है, मैरिज की बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं है। जब तक फिजिकल सेंसुअल एंजॉयमेंट हो तब तक मैरिज, उसके बाद छोड़ो, दूसरे को पकड़ो। लंका में भी यही ट्रेडिशन थी, शूर्पणखा का भी यही नेचर था। इट वाज नेचर। आज के डेट में हम वेस्टर्न कल्चर को वही कहते हैं। तो शूर्पणखा ने देखा तो उसकी मन भाग गया, तो उसने अपना रूप को थोड़ी बहुत चेंज किया, अपने ठीक ठाक संभाला, पहुंच गया। बोले कि देखो तुम दोनों बड़े खूबसूरत हो, हैंडसम हो, वो हो, और मैं बेचारी सीधी सादी लड़की हूं, मुझे कोई लड़का नहीं मिल रहा है, तुम दोनों में से कोई मेरे से शादी कर लो। तू लंबा दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है, राम को बोला तू ही कर ले। तो राम ने कहा कि आप कौन है? तो शूर्पणखा ने पहले राम से पूछा आप कौन हो। राम ने अपने आप को इंट्रोड्यूस कराया, ऐसे ऐसी सिचुएशन है, ऐसे मैं अयोध्या का हूं, ये मेरा भाई है, ये मेरी पत्नी है, मैं यहाँ रहता हूं, आप कौन है? तब शूर्पणखा अपने आप को इंट्रोड्यूस कराती है, श्रूयताम राम वक्ष्यामि तत्वार्थम वचनम मम, अहम शूर्पणखा नाम राक्षसी काम रूपिणी। सुनिए राम, आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस करे, आप मेरा नाम शूर्पणखा है, मैं राक्षस रेस से बिलोंग करता हूं, मैं अलग अलग रूप बदल सकती हूं। अरण्यम विचरामि दमेका सर्वभयंकरा, रावण नाम में भ्राता बलियान राक्षसेश्वर। और मैं जंगल में इधर उधर भटकती हूँ, प्रॉब्लम है कि मैं अकेली हूं, और लोगों को डराते लोग मेरे से डरते रहते हैं।
क्योंकि मैं रावण का भाई हूं। रावण जो राक्षस रेस की, राक्षस जात की सबसे बड़ा व्यक्ति है, राजा है। और राक्षस रावण कौन है? वीरो विश्रवस पुत्रो यदि ते श्रोत्रमागत। हो सकता है अभी नहीं आपके कान में कभी पड़ा होगा, हो सकता है आपने नाम सुना होगा मेरे भाई का, क्योंकि बहुत ही फेमस है, बहुत वीर है, बहुत वॉरियर है। और विश्रवा का, उनके पिताजी का नाम विश्रवा है। और मेरे और एक भाई है, प्रबुद्ध निद्रश्च सदा कम कुंभ कर्णो महाबल। मेरा दूसरा भाई है, वो बहुत सोता है, उसकी नींद बहुत ज्यादा है, बहुत सोता रहता है, खाता है, सोता है। और तीसरा भाई विभीषणस्तु धर्मात्मा न तो राक्षस चेष्टित। और मेरा तीसरा भाई धर्मात्मा है, पैदा तो यूरोप में हुआ है, पर नेचर ज्यादा हिंदू जैसा, धार्मिक जैसा है, बड़ा साधु संत टाइप का व्यक्ति है। ठीक है, वेस्टर्न कल्चर में रहता है पर बड़ा स्पिरिचुअल है, रहता है तो राक्षसों के बीच में बड़ा बड़ा स्पिरिचुअल है, धर्मात्मा है। और मेरे और दो भाई हैं, दो जो यहाँ, मेरे बड़े भाई की जो कॉलोनी है, उस कॉलोनी के वो गवर्नर जनरल बने। प्रख्यात वीर्य उच्चरणे भ्रातरौ खरदूषण। और सुनो, तान हम समतिक्रांता रामत्वा पूर्व दर्शनात् समुपेतास्मि भावेनम भर्तारम पुरुषोत्तमम। मेरे इतने बहादुर भाई हैं, इतने बड़े राज्य की मैं राजकुमारी हूं, इन सबको त्याग करके मैं तुम्हारे पास आई हूं। तुम्हारे में मैं अपनी पति देखती हूँ, विवाह कर लो, शादी कर लो। और देखो, अगर शादी कर लोगे क्या फायदा? अहम प्रभव संपन्न, मैं बड़ा पावरफुल हूं। पावरफुल इन द सेंस, वो भारत में बोलते हैं ना, दिल्ली में, पता है मैं किसकी बेटी हूँ? उस नाते तो मेरा बहुत इन्फ्लुएंस है। स्वच्छंद बलगामिनी, मेरी मर्जी चलती है, चिंता नहीं करना। घर जमाई रहेगा पर चिंता नहीं करना, कोई नहीं हाथ लगाएगा। चिराय भव में भरता सीतया किम करिष्यति। जिंदगी भर के लिए मेरे हस्बैंड बन जाना। सीता में क्या रखा है? सीता की बारे में शूर्पणखा बोलती है, विकृता च विरूपा च न चयम सदृशी तव अहमेवा अनुरूपाते भार्या रूपेण पश्यम। ये तो बड़े बदसूरत है, और देखने में ना कोई शकल सूरत है। मुझे कहते हैं फ्लैट बेली, आजकल तो ये मतलब हर सोसाइटी में अलग अलग ब्यूटी की डेफिनेशन है। तो अयोध्या में डेफिनेशन है कि भाई फ्लैट बेली हो, नेचर ब्यूटी का साइन है। पर शूर्पणखा के लिए बड़ा पेट होना साइन ऑफ ब्यूटी है। जैसे आपको पता है, आज से 20, 25, 30, 40 साल पहले भारत में आम लोगों में बात होती है कि भाई अगर कोई बहुत मोटा शाटा हो तो बोलते थे खाते पीते घर का बच्चा है, दुबला पतला हो गरीब घर का बच्चा है। वह आज उल्टा हो गया। अगर आप ज्यादा मोटे हैं, पेट फेट वाले हैं, तो लोगों को लगता है ये कोई वैसे ही है। वह अगर आप स्लिम बॉडी परफेक्ट हैं तो कल्चर के हिसाब से चीजें बदलती है। तो शूर्पणखा कहती है देखियो इसकी पेट फंसी हुई है, दुबली पतली है ना, गाल घुसा हुआ है, कोई सुंदर है। अगर तुम्हारे जैसे हीरो जैसा सकल सूरत वाले व्यक्ति का कोई वाइफ होने की डिजर्व करती है, तो मैं अहमेव अनुरूपा, मैं ही तुम्हारे लिए डिजर्व करती हूँ। इमाम विरूपाम असतीम करालाम निर्णतो दरिम अनेन सह भ्रात्रा भक्ष्यिष्यामि मानुषीम। अगर तुम मेरे से शादी नहीं करोगे ना, तो फिर मैं इसको खा जाऊंगा, इस लड़की को, है ना। ये जो वैसे ही बेकार दिखती है, कोई सकल सूरत तो कोई ढंग की नहीं है, और तुम्हारे लिए वो डिजर्व भी नहीं करती है। ततः पर्वत श्रृंगाणी, और जब मेरी शादी हो जाए तुम्हारे साथ क्या करेंगे? अब ये इसको मैं रखूंगा नहीं, इसको मार डालेंगे, फिर तुम्हारी भी चिंता नहीं है, ये सौतन बन के परेशान करेगी, कुछ करेगी, चिंता मत करो, आई विल टेक केयर ऑफ हर। और जब तुम में दोनों रह जाएंगे फिर क्या करेंगे? ततः पर्वत श्रृंगाणी वनानि विविधानि च पश्यन् मत्स पश्यन् सह मया कांत दंडकान विचरिष्यसि। दोनों मिलके घूमेंगे, पहाड़ पर्वत झरने एंजॉय करेंगे, पिकनिक करेंगे, लाइफ और क्या। राम ने बोला भाई
वो सब ठीक है मैडम, पर मैं तो कृतदारोस्मि, मैं तो मैरिड हूं भाई, शादीशुदा हूं। भार्ये यम दयिता मम, चलो मैरिड होकर अकेला रहता, पत्नी भारत में होती और कहीं होती, साथ में रहती है, देखो बगल में है। दयिता मम यहीं पर है। त्वद विधानाम तु नारीणाम सुदुखा सपत सुप सपनता, तुम्हारी जैसे इतनी अच्छी मैडम के को सौतन बनना तो अच्छा नहीं चाहिए ना, मतलब आई डोंट थिंक यू लाइक टू बी है ना वो वाइफ, मेरी ऑलरेडी पत्नी है। ऐसा करो, ये जो साथ में खड़े हैं ना, ये मेरे से ज्यादा सुंदर है, ज्यादा हट्टे कट्टे, और इनकी पत्नी भी साथ नहीं है। इनसे पूछो, वो अगर मान जाए तो ठीक है, मैं तो पत्नी वाला हूं और पत्नी बगल में अभी भी है। तो शूर्पणखा वहां जाती है लक्ष्मण के पास, तो लक्ष्मण थोड़े मजाक करते हैं, वहीं से गड़बड़ी होती। तो लक्ष्मण कहते हैं देखो मैं तो उनका नौकर हूं, और आप जैसे इतनी रावण की बहन इतने बड़ी नौकर की बीवी बनोगे तो नौकरानी बनोगे, तो कोई नौकरानी बनना अच्छी चीज थोड़ी ही होती है। तो आप तो इन्हीं के पास जाओ, इन्हीं से ही समझाओ, ये मान जाए तो अब राज करोगे। तो लक्ष्मण ने थोड़ी उनके मजाक में बोलती है, तो शूर्पणखा सीरियसली लेती है, फिर राम के पास जाती है। तो इस तरह के जब राम फिर रिजेक्ट करते हैं, तब उसको बहुत गुस्सा आता है शूर्पणखा को, और वो बोलती है नाम विरूपम सतीम करालाम निर्णतो दरिम वृद्धाम भार्याम अवष्टव्य माम न त्वम बहुमन्यसे। मैं समझ गया तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, शूर्पणखा बोलती है। ये जो बुढ़ी सी, सीता को बोलती है, बदसूरत, जिसकी पेट अंदर घुस गया है, इस लड़की की बुढ़ी जैसी दिखने वाली लड़की के चक्कर में तुम मुझे रिजेक्ट कर रही हो। तो मैं सबसे पहले ये करता हूं क्या, अद्य मां भक्ष्यिष्यामि पश्यतस्तव मानुषीम त्वया सहचरिष्यामि निसपत्ना यथा सुखम। तो पहले तो इसके पहले इसको मारूंगी, खाऊंगी, फिर तुम्हारे से विवाह करूंगी, फिर मैं बिना सौतन के अकेली तुम्हारे साथ रहूंगी। अब ठीक है। अब ये बोल करके इतने गुस्से में आई तो उसने सीता के ऊपर झपट पड़ी मारने के लिए। जब सीता को मारने के लिए झपट पड़ी तो राम घबराए, लक्ष्मण को बोले लक्ष्मण कुछ करो, और लक्ष्मण सोचे समझे, अब ना इधर देखा उधर देखा, उन्होंने अपनी तलवार निकाल के चला दी और शूर्पणखा की नाक कट गई। अब नाक जस कट गई तो वो गुस्से में लाल पीले भागने लगी। जाकर के थोड़ी दूर के पास ही उसके भाई हैं खर और दूषण, उनको अपनी प्रॉब्लम सुनाया कि ऐसे दो तपस्वी इंसान है। अब वो स्टोरी तो नहीं सुनाई जो उसने रियल स्टोरी है, उसने अपनी स्टोरी सुनाई, और उन्होंने मुझे देखा, मुझे चैलेंज किया, बोले इस एरिया में रह नहीं सकती हो, ये हमारा राज है। और देखो जब मैंने उनको चैलेंज किया तो मेरे नाक काट दिया। खरदूषण को गुस्सा आया, उन्होंने वहां के जो सबसे बढ़िया 14 बड़े बड़े पहलवान वॉरियर जे, ऐसे 14 पहलवानों को भेजा राम से लड़ने के लिए। तो जब पहुंचते हैं तो राम ने देखा इतने बड़े बड़े, ये जंगल के बीच में अचानक ये कहां से आ गए, इतने बड़े बड़े हट्टे कट्टे पहलवान। तो राम ने लक्ष्मण को बोला ऐसा करो, सीता को लेकर के इस गुफा के अंदर जा छुप जाओ, लेट मी हैंडल, मुझे हैंडल करने दो। तो लक्ष्मण सीता को लेकर के गुफा के अंदर छुप गए, और अकेले वो जो 12-15 हट्टे कट्टे वीर आए थे, मतलब आम भाषा में कहें गुंडे, है ना, तो वो उनके साथ खुद निपटे और उनको सब मार डाला। जब मार डाला तो शूर्पणखा दूर से देखी फिर भागी। खरदूषण को बोला कि वो तो कोई आसान नहीं है, बड़े पावरफुल है, उनके पास बहुत ताकत है, आप कुछ करो। रोने धोने लगी तो खरदूषण खुद हजारों आर्मी के साथ खुद लड़ने के लिए आए। जब आए तो दूर से देखा धूल उड़ रही है, राम समझ गए समथिंग इज नॉट गुड। तो उन्होंने अपने जो भी कुटिया में जितने तरह के अस्त्र शस्त्र थे उस सबको
उन्होंने इकट्ठा किया जो भी उस समय जो आर्मर जो होता है सीने में बांधने के लिए, थाई के पास, सर्प के ऊपर, फिर जो तलवार, जितने तरह के वो उनकी ट्रेनिंग होती है, सब पहन करके कहीं तलवार, कहीं धनु, कहीं छुरी लेकर के, और उनके साथ लड़ाई हुई, भयानक भीषण लड़ाई। लक्ष्मण नहीं लड़ते हैं, लक्ष्मण सीता को अभी भी गुफा में प्रोटेक्ट करते हैं, राम अकेले लड़ते हैं। बात है कि सीता ने जब से विवाह करके आए हैं, तब से जो अच्छी चीजें राम के बारे में तो सुना है, पर राम को कभी डायरेक्टली नहीं देखा था कि मेरा पति इतना बड़ा हीरो भी हो सकता है। होता है ना कभी कभी, जब आपके पति आपको बचाने के लिए गुंडों से लड़ जाए, तो फिर आपका प्यार ज्यादा ही बढ़ जाता है। तो जब लड़ाई खत्म हुई, सब भाग गए, तो सीता दौड़े दौड़े आई और राम से गले मिलने लग गए। एक तो दो चीजें कि आपने मुझे प्रोटेक्ट किया और आप इतने बहादुर है ना। अब आपको सिक्योर भी फील होता है। तो सीता ने राम से गले लगी, बहुत अच्छी अच्छी तारीफें की राम की कि आप कितने अच्छे हो, कितना महान हो, कितना वीर हो। ये सब हमने सुना था, पढ़ा था, पर आज देखा कि आप इतने ज्यादा ताकतवर हो। अब खरदूषण मारे गए, उनकी ज्यादातर आर्मी इधर उधर भाग गए। तो वहां जो रावण की कॉलोनी थी बताया, तो वहां एक रावण का स्पाय था, दूत, उसका नाम था अकम्पन। तो उसने कैसे निकल करके लंका पहुंच गया। लंका जहां रावण की राजधानी है, और जा करके उसने जनस्थान में, भारत की सेंट्रल इंडिया में जो जनस्थान कॉलोनी बनाई थी, वहां क्या क्या प्रॉब्लम हुई, तुम्हारे भाई दोनों मारे जा चुके हैं। कोई दो ऐसे जवान लड़के, उनकी पत्नी आए हैं और वो ऐसे ऐसे कांड बना रखे हैं, तुम्हारी बहन की नाक कटवा दी है रावण को। और उसके साथ उन्होंने ये भी बोला, क्योंकि उनको पता है रावण की क्या कमजोरी है, कि उनकी पत्नी जो है बहुत ही सुंदर है। तो तुम्हारे हरम में, हरम मतलब अंतःपुर में जितनी भी पत्नियां, महिलाएं, जो भी, क्योंकि राजा लोग और खास करके इस तरह लोग तो रखा करते थे, जहां जहां से उठा करके किडनैप करके, अडॉप्ट करके जबरदस्ती, उनमें सबसे ज्यादा सुंदर है। तो रावण अपने फटाफट गुस्से में रथ निकाला और पहुंच गए समुंदर पार करके, समुद्र के किनारे उनका और एक जनरल रुक वहां रहता है, उसका नाम है मारीच। बात है कि मारीच कभी, रावण की एक दूसरी कॉलोनी थी अयोध्या के बगल में, जहां मारीच, उसकी माँ ताटका और बहुत सारे लोग उसका ध्यान रखते थे। आपने अयोध्या कांड में पढ़ा था, सुना था कि राम जब विश्वामित्र के साथ आए थे, उन्होंने बहुत राक्षसों को मारा था। उनमें मारीच की माँ ताटका को भी मारा था। इस मारीच को बाण लगाया था, पर वो इतना दूर गिरा, तो मारीच को उसकी फीलिंग थी। तब उसके बाद बदला लेने के लिए भी उसने बहुत कोशिश की, और जब भी राम से बदला लेने की कोशिश की, तो राम ने हमेशा उसके साथियों को मार डाला, और जैसे जैसे छुप के ये भाग गया। अब उसने कसम खा रखा है कि जब तक मैं ये मेनलैंड भारत में हूं, तब तक मैं अब ये जो रावण की कॉलोनी का कोई काम नहीं करने वाला हूं। तो वो तपस्या करने लगा, ऋषि बन के तपस्या करता था समुद्र के किनारे। रावण की तो है एम्प्लॉय। रावण उसके पास पहुंचा, बोले बताओ क्या क्या घटना है, कुछ इन्फॉर्मेशन दो, मुझे पता चला कंपन से कि ऐसे कोई दो लड़के हैं और उनकी लड़की है, उन्होंने ऐसे ऐसे किया। मारीच ने उनको समझाया कि देखो, वो मेरी फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है उनके साथ, वो बड़े पावरफुल है, ये दोनों भाई बहुत स्ट्रांग है, बहुत ट्रेंड है, बहुत स्किल्ड है, उनके साथ जितना करना बड़ा मुश्किल काम है। तो उनको मारीच ने समझा बुझा करके वापस भेज दिया।
रावण समझबूझ के वापस चला गया, पर जैसे ही वापस गया और शूर्पणखा को पता चला कि रावण वापस आ गया, कोई रिवेंज नहीं लिया, तो शूर्पणखा जाकर के महल में खूब ड्रामा करने लगी, पैर में गिर के रावण को दुत्कारने लगा, तुम तो किसी काम का नहीं हो, तुम्हें सिर्फ छोटे लोगों के ऊपर दादागिरी करनी आती है, जब कोई ताकतवर आते हैं तो डर के भाग जाते हो। रावण पर कुछ नहीं असर हुआ। जब असर हुआ तो शूर्पणखा ने लास्ट ब्रह्मास्त्र चलाया। बोले आपको पता है उन दोनों लड़कों के पास एक सुंदर सी लड़की है, और दुनिया में तुमने जहां जहां से महिलाओं को किडनैप या अबडक्ट करके लाए हो ना, उनसे सबसे सुंदर है वो, कुछ करोगे तो वो भी तुम्हें मिल सकती है। वो वाली चीजें रावण को क्लिक कर गई, सीता को हटा के लाना है। तो आगे रावण दोबारा फिर मारीच के पास आते हैं। स्टोरी कैसे आगे बढ़ती है वो हम अगली बार जानेंगे। आज मैं संजय जैन जी को रिक्वेस्ट करता हूं, थोड़ी जल्दी मैं फिनिश कर रहा हूं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।